तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द गांधीयन एरा विच स्पैन फ्रॉम 1920 टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी अबाउट द मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, द फर्स्ट फेज which spanned from 1885 to 1905, and the second phase which is also called the extremist phase from 1905 to 1919 till the जलियांवाला बाग मैसाकर। तो जलियांवाला बाग के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, वो था द गांधीयन एरा। तो सबसे पहले द गांधीयन एरा में हमें जस्ट आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसाकर देखने को मिलता है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच स्पैन फ्रॉम 1920 टू 1922। रीजंस की बात करें कि ये मूवमेंट लॉन्च क्यों किया था महात्मा गांधी ने, तो सबसे पहला था ऑब्वियसली द जलियांवाला बाग मैसाकर। इसके बारे में पिछली क्लास के अंदर हमने डिटेल में बात की थी कि राउलेट एक्ट के अंतर्गत जो है वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हजारों लोगों को जो है जनरल डायर के आदेश पर जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी जलियांवाला बाग में। उसके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने निकाला था। एक रीजन और हमें देखने को मिलता है द खिलाफत मूवमेंट, जो कि साइमल्टेनियस था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। इंडियन मुस्लिम्स ने जो है ये मूवमेंट निकाला था क्योंकि इससे पहले वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के समय पर टर्की में ऑटोमन एम्पायर का जो है वो डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रीटी ऑफ सेवरेस हमें देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान थे वो कैलिफ की पोजीशन पर भी थे, और कैलिफ जो है एक रिलीजियस लीडर माने जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उनकी पोजीशन पर भी जो है हमें खतरा दिखाई पड़ रहा था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सेवरेस। तो उसके खिलाफ जो है इंडियन मुस्लिम्स ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जो है एक मूवमेंट निकाला, एंड दैट मूवमेंट वॉज नथिंग एल्स बट द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम जब ऑटोमन एम्पायर की बात करेंगे इन वर्ल्ड हिस्ट्री तब और अच्छे से जो है डिटेल के अंदर बात करेंगे। बट यहाँ पे महात्मा गांधी को ये लगा कि ये जो एक मौका है इंडिया के अंदर हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने का, तो इसीलिए खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमें साइमल्टेनियस चलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद ऑब्वियसली ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ जो है ये मूवमेंट निकाला गया था, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मेन फीचर्स की बात करें, इससे पहले जैसे हमने स्वदेशी मूवमेंट में देखा था, जब बंगाल का पार्टीशन का ऐलान किया था ब्रिटिश एम्पायर ने, उस समय पर भी हमें बॉयकॉट देखने को मिला था ब्रिटिश गुड्स का। इधर भी हमें यही देखने को मिलता है, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, स्कूल्स, कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इसके बाद जस्ट लाइक द स्वदेशी मूवमेंट, प्रमोशन ऑफ इंडियन मेड गुड्स, और इसके अलावा हमें एक खादी रेवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, दैट इज वेयरिंग हैंड स्पन क्लॉथ टू रिजेक्ट ब्रिटिश गुड्स। इसके बाद सरेंडर ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स एंड अवार्ड्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने उनको टाइटल मिला था केसर हिंद का, वो जो है उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को जो है वापस लौटा दिया। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, एक ऑनरी टाइटल था उस समय ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, वो भी उन्होंने वापस कर दिया था आफ्टर जलियांवाला बाग मैसाकर एंड द ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद ये मूवमेंट बंद कैसे हुआ उसके पीछे भी एक कहानी है, दैट इज द चौरी चौरा इंसिडेंट विच हैपेंड ऑन February 5, 1922 and the non-cooperation movement was suspended after this incident। ऐसा क्यों हुआ? Because in चौरी चौरा, that is in उत्तर प्रदेश, protesters set a police station on fire killing 22 पुलिसमैन। 22 पुलिस वालों की जो है वहाँ पर मृत्यु हो गई थी चौरी चौरा के अंदर एक पुलिस स्टेशन में। और क्योंकि महात्मा गांधी जो है एक नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी वाले इंसान थे, उन्होंने ये देखा कि उनके मूवमेंट के दौरान इतनी बड़ी वायलेंस हुई है, तो उन्होंने जो है ये मूवमेंट वापस ले लिया। बट बड़े लीडर जो और भी थे कांग्रेस के, लाइक सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी, उन्होंने जो है इस डिसीजन पे जो है क्रिटिसिज्म व्यक्त किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जब लक्ष्य एक देश को स्वतंत्रता दिलाना है, इंडिपेंडेंस दिलाना है, तो एक छोटे इंसिडेंट के लिए आप इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो वापस नहीं ले सकते, जबकि वो मूवमेंट उस समय पर पीक पर था। और अगर ऐसा कहा जाता है कि वो मूवमेंट अगर आगे चलता तो शायद हमें उसी समय आज़ादी मिल सकती थी। बट महात्मा गांधी जी क्योंकि अहिंसावादी विचारधारा के थे, उन्होंने ये मूवमेंट वापस ले लिया। और उसी समय से हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में जो है आइडियोलॉजीज का क्लैश जो है वो देखने को मिलता है। और आगे जाकर 1939 के अंदर नेताजी ने जो है कांग्रेस से रिजाइन भी दे दिया था। गांधी, being non-violent, called off the movement immediately
However, many nationalists like Netaji Subhash Chandra Bose felt this was a mistake as the movement was at its peak. जैसे कि मैंने अभी जस्ट बात की कि अगर ये मूवमेंट आगे चलता तो क्या पता हमें उसी समय पर आज़ादी मिल जाती, बट ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है एक नई पार्टी का गठन, दैट इज द स्वराज पार्टी। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जो कि उस समय कांग्रेस में थे, वो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने वापस लिया उसके खिलाफ थे, इसीलिए इन्होंने जो है अपनी एक पार्टी का निर्माण किया, दैट इज द स्वराज पार्टी इन 1923। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू हु डिसएग्रीड विद गांधी ऑन सस्पेंडिंग द मूवमेंट्स formed their own party called the Swaraj Party. It aimed to fight British policies from within the legislative councils. ये जो है इनका मेन एम था उस समय पर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज द साइमन कमीशन इन 1927, इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑल वाइट कमीशन। ये फोटो जो है आपने जरूर देखी होगी, काफी फेमस है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते थे। बट आखिर ये साइमन कमीशन था क्या और इसके खिलाफ इतना आउटरेज हमें क्यों देखने को मिलता है उस समय पर, उसके बारे में जो है एक बार बात कर लेते हैं। Sent by the British to suggest constitutional reforms but had no Indian members. अगर आपने जो है एक कमीशन बना के भेजा है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए और उसमें अगर इंडियन मेंबर्स ही नहीं होंगे तो वो जो है कमीशन किस प्रकार से जो है अच्छा काम कर पाएगी। और इस वजह से जो है आउटरेज हमें देखने को मिलता है कि आप हमारे देश के लिए कुछ रिफॉर्म लेके आए हैं और उसमें हमारे देश के ही लोग नहीं हैं, तो ऐसा जो है कैसे हो सकता है। इसीलिए साइमन कमीशन के खिलाफ जो है हमें उस समय पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। led to massive protests with slogans Simon go back. इसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखने को मिलती है 1928 के अंदर बाय मोतीलाल नेहरू, विच इज ऑल्सो नोन एज द नेहरू रिपोर्ट। इसके अंतर्गत he demanded dominion status but was rejected by the British as well as the Congress. अब यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस आखिर होता क्या है उसके बारे में भी जो है एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। बेसिकली डोमिनियन स्टेटस के अंदर किसी भी जो कोई भी टेरिटरी जो थी उस समय ब्रिटिश रूल के अंदर, उसको जो है सेल्फ रूल का अधिकार जो है वो दे दिया जाता है, बट उसके बावजूद वो ब्रिटिश मोनार्क के अंदर ही वो कंसीडर की जाती है वो टेरिटरी। एक बार थोड़ा डिटेल में जो है बात करते हैं। व्हाट वाज द डोमिनियन स्टेटस? Dominion status was a constitutional status in the British Commonwealth where a country was self-governing in internal matters but still recognized the British monarch as the head of state. मतलब सेल्फ रूल का अधिकार तो आपको मिल गया बट पूरी तरह से इंडिपेंडेंस आपको नहीं मिली, क्योंकि अभी भी आपकी जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश मोनार्की के अंदर ही मानी जाएगी, अंडर द डोमिनियन स्टेटस। की फीचर्स की बात करें कि डोमिनियन स्टेटस में हमें और क्या देखने को मिलता था, that was self-governance. The country had full control over its internal affairs, administration and law making. इसका जो है अधिकार ब्रिटिश ने दे दिया था। But however, British monarch was still the head of state. Only as a symbolic role, but उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही उनकी टेरिटरी वो आती थी। The king or queen of Britain remained the symbolic head and was represented by a governor general. इसके बाद फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस की बात करें तो इनिशियली ब्रिटिश कंट्रोल्ड फॉरेन अफेयर्स बट ओवर टाइम डोमिनियंस गेंड मोर ऑटोनॉमी। पहला जो देश था डोमिनियन स्टेटस पाने वाला वो था कनाडा इन 1867। आगे जाके ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है डोमिनियन स्टेटस ले लिया था इंग्लिश राज में। इंडिया भी चाहता था कि उसको डोमिनियन स्टेटस मिले, बट 1928 के अंदर जो है ब्रिटिश ने रिजेक्ट किया ही। बट उस समय पर कांग्रेस के अंदर भी हमें देखने को मिला कि वो भी डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि पूर्ण स्वराज यानी सेल्फ रूल की बात वहां पे चल रही थी। इसलिए दोनों तरफ से नेहरू रिपोर्ट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था कि डोमिनियन स्टेटस तो नहीं मिलेगा, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना था। इसके बाद द डोमिनियंस वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। कंट्रीज रिमेन लिंक्ड टू ब्रिटेन बट वर नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था अबाउट द डोमिनियन स्टेटस। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट के बाद हमें क्या देखने को मिला, 1920s और 1930s के बीच में हमें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, और उसमें सबसे पहला नाम आता है द काकोरी ट्रेन रॉबरी विच हैपेंड ऑन August 9th 1925, organized by Hindustan Republican Association which is also known as the HRA। और इसको आगे जाकर जो है चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी और सुखदेव जी ने जो है मिलकर HSRA में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया था। यहां पर हमें क्या देखने को मिला,
led by Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan and Chandrasekhar Azad, the Kakori train robbery. They looted a British government train carrying treasury money. अब ये काकोरी ट्रेन इंसिडेंट आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी इन लोगों के करने की? सबसे पहला था कि लोगों के बीच में जो है रिवॉल्यूशन की जो है एक आग लगाना, ताकि लोग जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुल के बात कर सकें कि जैसे हम लोग जो है यहाँ पे रिवॉल्यूशन कर रहे हैं और बाकी लोग भी जो है हमारे रिवॉल्यूशन में जुड़ सकें। ये जो है इनका मेन मोटिव था कि पूरे इंडिया को जो है यूनाइट करना ब्रिटिश रूल के खिलाफ। उसका मेन कारण हमें देखने को मिलता है काकोरी ट्रेन इंसिडेंट का। और इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी, द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको फंड करने के लिए भी जो है पैसों की जरूरत थी। तो इसी वजह से यहां पे हमें काकोरी ट्रेन रॉबरी देखने को मिलती है। हाउएवर राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्ला खान जी को जो है पकड़कर एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था इस इंसिडेंट के बाद। राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खान वर हैंग्ड इन 1927। राम प्रसाद बिस्मिल जी का एक बहुत ही फेमस कोट है, आपने जरूर सुना भी होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। मतलब कि उनकी मृत्यु से ठीक पहले जब वहां पे लोग आए होंगे तब उन्होंने ये बात कही थी। बहुत जिगरा चाहिए उस समय पर, अब जब आपकी मृत्यु सामने खड़ी हो और आप ये कह रहे हैं कि देखना है जोर कितना जो मुझे मारने वाला है उसके अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए हमारे जितने भी रिवोल्यूशनरीज हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका नाम जो है हम बहुत आदर के साथ लेते हैं, और उनमें से एक राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जी भी हैं। चंद्रशेखर आजाद हाउएवर was successful in escaping and continued the revolutionary activities। चंद्रशेखर आजाद जो है यहां से भागने में सफल रहे और आगे जो है उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कंटिन्यूड रखी थी। इसके बाद फॉर्मेशन हुई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दैट इज द HSRA, जिसकी नींव जो है HRA की तर्ज पर ही रखी गई थी। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव एंड राजगुरु ट्रांसफॉर्म्ड HRA इनटू HSRA। इसके बाद हमें देखने को मिलता है भगत सिंह जी का राइज। 1928 के अंदर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश ऑफिसर JP सॉन्डर्स वाज असैसिनेटेड टू एवेंज लाला लाजपत राय's डेथ। लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी लाठी चार्ज के दौरान। पुलिस ने जो है लाठी चार्ज कर दिया था। जो भी लोग साइमन कमीशन, जो हमने जैसे जस्ट बात करी कुछ देर पहले कि साइमन कमीशन के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनकी जो है वहां पे लाठी चार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी। और उस समय पर SP जो थे पुलिस के, वो थे जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट को ही जो मारने निकले थे भगत सिंह लाला लाजपत राय की मृत्यु का रिवेंज लेने के लिए, बट JP सॉन्डर्स जो है उनको गलती से इन्होंने मार दिया जेम्स स्कॉट समझ के। हालांकि JP सॉन्डर्स भी उस समय पर ASP थे, बट भगत सिंह जी ने जो है गलती से इनको जेम्स स्कॉट समझ लिया और यहां पे JP सॉन्डर्स की जो है वो हत्या कर दी थी। लाला लाजपत राय हैड बीन लाठी चार्ज ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन एंड ही लेटर डाइड। इस वजह से जो है भगत सिंह जी ने आक्रोश में आकर बदला लेने की भावना से जेम्स स्कॉट को मारने के निकले थे, बट JP सॉन्डर्स को वो मारकर आ गए थे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है असेंबली बॉम्बिंग केस ऑफ April 8, 1929। भगत सिंह जी एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब्स इनसाइड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। वहां पे नारे लगाए गए इनकलाब जिंदाबाद के, दैट इज द लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन। वहां पे असेंबली के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने बॉम्ब जरूर फेंके थे, बट खाली जगहों पे जो है हमें देखने को मिलता है कि भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंके थे। किसी को इंजर करने की वहां भावना नहीं थी, बट लोगों को जो है ये दिखाने की भावना थी कि हम जो है एक रेवोल्यूशन कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। नो इंटेंशन टू किल एनीवन, दे थ्रू पैम्पलेट्स एंड सरेंडर्ड। ब्रिटिश की जो भी हमें बिल्स वगैरह देखने को मिलते थे, ऑपरेसिव बिल्स थे, उसके खिलाफ जो है ये बॉम्बिंग करी थी भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही हिस्टोरिक डे, दैट इज मार्च 23, 1931। इस दिन एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह जी, राजगुरु एंड सुखदेव हमें देखने को मिलता है। हैंग्ड इन लाहौर सेंट्रल जेल डिस्पाइट नेशन वाइड प्रोटेस्ट। पूरे देश में आक्रोश था कि भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और सुखदेव जी को फांसी नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद जो है 23 मार्च 1931 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इन तीनों को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। Their martyrdom inspired Indian youth to join the freedom struggle। हालांकि इनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं गई। इनकी शहादत ने जो है हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर किया उस समय पर ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है भगत सिंह जी की लेगेसी, और साथ में अन्य रेवोल्यूशनरी पर्संस की भी। फिलहाल इसके बाद हमें महात्मा गांधी जी की तरफ से क्या देखने को मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
That was the civil disobedience movement which lasted from 1930 to 1934. सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च हमें सबसे पहले देखने को मिलता है 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में। 240 मील जो है गांधी जी पैदल चले थे साबरमती से दांडी तक, सॉल्ट लॉ को जो है ब्रेक करने के लिए। सॉल्ट लॉ जो है उस समय काफी ऑपरेसिव लॉ था, उसके खिलाफ जो है गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट निकाला था। लेड टू नेशन वाइड प्रोटेस्ट, बॉयकॉट्स एंड सिविल डिसोबीडियंस। इसके जवाब में ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था वो भी देखते हैं। ओवर 60,000 पीपल इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर अरेस्टेड। और यहां पे हमें देखने को मिलता है कि विमेन ने भी एक बहुत मेजर रोल निभाया था, अनलाइक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हमें विमेन का इतना बड़ा रोल देखने को नहीं मिलता जितना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान देखने को मिलता है। स्पेशल थैंक्स टू सरोजिनी नायडू जी। विमेन प्लेड अ मेजर रोल लेड बाय सरोजिनी नायडू। इसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें? दैट वाज द गांधी इरविन पैक्ट विच वाज साइंड ऑन मार्च 5, 1931। इसके बारे में जो है इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं गांधी इरविन पैक्ट के बारे में कि एक बेसिकली एक कॉम्प्रोमाइज था बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महात्मा गांधी की आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो वापस ले लीजिए, आपकी मांगे जो है वो सुनी जाएंगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां पे महात्मा गांधी जी ने जो है अटेंड भी किया था। Gandhi agreed to suspend the movement in exchange for British talks and attended the second round table conference in 1931, but it failed. अब यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात चल रही है तो एक बार इनके बारे में भी एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। टोटल हमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिले थे ब्रिटिश रूल के दौरान। सबसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें 1930 से 1931 जनवरी तक देखने को मिलता है। First ever conference between British officials and Indian representatives to discuss India's future. इंडिया के फ्यूचर के लिए जो है ब्रिटिश ने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था बात करने के लिए, बट कांग्रेस ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिलता है कांग्रेस में, क्योंकि उस समय पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से उनके काफी सारे लीडर्स जो है वो जेल में बंद थे। कांग्रेस बॉयकॉटेड इट बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स लीडर्स वर इन जेल ड्यू टू द ऑनगोइंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Only the princely states, the Muslim League and minorities participated। क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पे बॉयकॉट किया था, इसलिए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हमें एक कोई बड़ा आउटकम देखने को नहीं मिलता है। No major progress was made due to Congress's absence. British agreed that Indians should have more role in the governance। एक ये आउटकम हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सरकार ने माना कि इंडियंस को जो है गवर्नेंस के अंदर और ज्यादा रोल्स जो है वो मिलने चाहिए। A second conference was planned, hoping that the Congress would participate। और ऐसा हुआ भी, महात्मा गांधी जी ने जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो शिरकत की थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच में। महात्मा गांधी participated as the sole representative of Congress after the Gandhi-Irwin Pact of 1931। डिमांडेड फुल स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। ये दो जो है महात्मा गांधी ने मुद्दे उठाए थे कि ये दो मुद्दे जो है इनके पूरे होने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स और द डिप्रेस्ड क्लासेस। और यहीं से जो है हमें एक तकरार देखने को मिलती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद जो है हमें द साइनिंग ऑफ पूना पैक्ट भी देखने को मिलता है, जिसको फेमसली महात्मा गांधी वर्सेस डॉक्टर अंबेडकर कहा जाता है। उसके बारे में जस्ट कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे कि पूना पैक्ट के में हमें क्या देखने को मिला था। मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड सेपरेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। जिन्ना के बारे में जो है हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि पार्टीशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना का जो है क्या रोल हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश फेवर्ड माइनॉरिटीज एंड द प्रिंसली स्टेट्स वीकनिंग द कांग्रेसेस डिमांड्स। यहां पर ब्रिटिश ने जो है प्रिंसली स्टेट्स और माइनॉरिटीज को जो है ज्यादा तवज्जो दी, जिस वजह से कांग्रेस की डिमांड्स जो है यहां पे कमजोर पड़ती हुई हमें दिखाई देती हैं। आउटकम यहां पे क्या निकला? नो अग्रीमेंट वॉज रीच जस्ट एज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें कोई मेजर आउटकम जो है वो देखने को नहीं मिलता है। गांधी रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड एंड रीस्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहां से जो है हमें रीस्टार्टमेंट देखने को मिलती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जो गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो है सस्पेंड कर दिया था। ब्रिटिश बिकेम मोर रिप्रेसिव एंड अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स अगेन।
तो ये जो है हमें देखने को मिलता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके जस्ट बाद हमें द पूना पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। 24 सितंबर 1932 को हमें ये पैक्ट साइन होता हुआ दिखता है, विच इज ऑल्सो नोन एज गांधी वर्सेस अंबेडकर। After the second round table conference, the British announced the communal award in 1932, granting separate electorates for Dalits. Gandhi opposed it, fearing it would divide Hindu society. However, Ambedkar supported it, arguing it would empower Dalits politically. और यहाँ पे आइडियोलॉजीज का क्लैश हमें देखने को मिला, जिस वजह से महात्मा गांधी जी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच में जो है हमें एक दरार देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्व्ड सीट्स में जो है हमें क्या फर्क देखने को मिलता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर नथिंग बट कि इन जगहों पर जो है माइनॉरिटीज के लोग, जैसे कि यहाँ पे दलित्स की बात की जा रही है कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं, तो वहां पर जो है सिर्फ दलित लोग ही जो है वो खड़े हो सकते हैं और उनको वोट करने वाले भी जो लोग होंगे वो भी सिर्फ दलित होंगे अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बट रिजर्व्ड सीट्स के केस में ऐसा नहीं है। रिजर्व्ड सीट्स में जरूर जो सीटें रिजर्व्ड हैं उसके अंतर्गत जो है आपके दलित लोग खड़े हो सकते हैं, बट वोट जो है, वोट का अधिकार हर एक व्यक्ति का होगा। ये जो है गांधी जी का मानना था कि रिजर्व्ड सीट्स आप भले ले लीजिए, बट अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करेंगे तो हिंदू सोसाइटी जो है वो टूट के बिखर जाएगी। इसके बाद यहां पे आगे क्या हुआ, महात्मा गांधी वेंट ऑन अ फास्ट ऑन टू डेथ इन पूना जेल टू अपोज सेपरेट दलित इलेक्टोरेट्स। इसके बाद जो है अंबेडकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो गए। अंबेडकर एंड गांधी रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज नोन एज द पूना पैक्ट इन 1932। अब पूना पैक्ट में हमें क्या देखने को मिला, दैट वाज द अलॉटमेंट ऑफ रिजर्व्ड सीट्स फॉर द दलित्स और द डिप्रेस्ड क्लासेस। नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स बट रिजर्व्ड सीट्स वर ग्रांटेड विद इन द जनरल इलेक्टोरेट। तो जैसा कि मैंने जस्ट बात की कि रिजर्व्ड सीट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट्स में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, यहां पे दोनों की ही बात जो है वो सच हो गई कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू सोसाइटी जो है वो डिवाइड ना हो, इस वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दिए गए, बट रिजर्व्ड सीट्स देकर BR अंबेडकर जी की बात भी जो है महात्मा गांधी जी ने रख ली थी। दलित्स वर गिवन 147 रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स which was later increased. Special education and employment grants for Dalits and the depressed classes could now vote with the other Hindus but had reserved seats also. तो ये जो है हमें पूना पैक्ट के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब पूना पैक्ट का इंपैक्ट क्या पड़ा वो भी एक बार देख लेते हैं। Strengthened Dalit representation in politics. अंबेडकर वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनको जो है उनकी मांग पूरी नहीं हुई कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनको चाहिए थे, इसीलिए थोड़े डिसअपॉइंटेड थे वो, बट अग्रीड फॉर द सेक ऑफ हिंदू यूनिटी। गांधी एस्टैब्लिश द हरिजन सेवक संघ टू इंप्रूव दलित कंडीशंस। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था अबाउट द पूना पैक्ट। इसके बाद बात करते हैं अबाउट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें नवंबर से दिसंबर 1932 के बीच में जो है वो देखने को मिलती है। की फैक्ट्स की बात करें एक बार फिर से, कांग्रेस ने जो है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया क्योंकि वो जो है सिविल डिसोबीडियंस में उनके लीडर्स जो है वो शामिल थे उस समय पर। कांग्रेस अगेन बॉयकॉटेड इट ड्यू टू द ऑनगोइंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Only a few Indian leaders like the loyalists and the princely states like the Rajputanas attended the third round table conference. Muslim League and other minorities demanded special privileges. यहाँ पर भी हमें क्योंकि कांग्रेस एब्सेंट थी कोई मेजर आउटकम जो है वो देखने को नहीं मिलता है, बट it led to the Government of India Act of 1935 which introduced provincial autonomy but retained British control over key areas. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में इससे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज वाली क्लास जो थी उसके अंदर हम बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार यहां पे देख लेते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत हमें लिमिटेड सेल्फ रूल जो है वो देखने को मिला था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर उस समय पर, और इलेक्शंस भी हमें देखने को मिले जहां पर 11 में से 8 सीट्स पर कांग्रेस ने जो है जीत हासिल करी, और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। Introduced limited self-rule, but British retained control over key areas, and Congress won elections in 8 out of 11 provinces, proving its popularity. इसके बाद 1942 के अंदर गांधी जी का एक फेमस नारा करो या मरो, उसके अंतर्गत क्विट इंडिया मूवमेंट जो है हमें देखने को मिलता है। Launched on August 8, 1942 after British refused to grant independence. Gandhi called for immediate British withdrawal under the
क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद ब्रिटिश रिस्पॉन्स हमें क्या देखने को मिला अगेंस्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल एंड थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स वर अरेस्टेड अगेन। इसके बाद मास प्रोटेस्ट एंड वायलेंट क्लैशेस ऑकर्ड बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। इसके बाद हमें रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स का एक और राइज देखने को मिलता है ड्यूरिंग द 1930s टू द 1940s अंडर द मेन लीडरशिप ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनसे पहले सूर्य सेन एंड चिटगोंग आर्मरी रेड हमें 1930 के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे ब्रिटिश हथियार जो है वो चुराने में मास्टर द सूर्य सेन का हाथ होता है। लेड अ ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज टू सीज ब्रिटिश वेपन्स, हाउएवर सूर्य सेन वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1934। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। He was the founder of the Azad Hind Fauj, that is also known as INA, Indian National Army. Bose disagreed with Gandhi's non-violence and sought military action. INA was formed in 1942 with the support of Japan and Germany. Bose के famous slogans की बात करें, Give me blood and I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी का एक बहुत ही फेमस स्लोगन था उस समय पर। INA fought in Burma and North East India but was defeated. इन्होंने जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध जरूर किया था बर्मा के अंदर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, द आजाद हिंद फौज, बट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज दे वर डिफीटेड देयर। बोस disappeared or possibly died in 1945 allegedly in a plane crash in Taiwan. अब यहाँ पे INA की बात हो रही है, आजाद हिंद फौज की, तो सुभाष चंद्र बोस जी की बात कैसे ना हो। तो इसलिए एक बेसिक आइडिया जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो है वो ले लेते हैं। 1897 से लेकर 1945 तक इनका हमें लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। Went to England in 1919 to prepare for the Indian Civil Services, that is ICS, जो आज के टाइम पे UPSC कंडक्ट करती है, and secured 4th rank but resigned in 1921 to join the freedom struggle. Resigned from Congress in 1939 after differences with Mahatma Gandhi and Nehru over aggressive resistance against the British. जैसा कि इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय पर ही नेताजी का ये कहना था कि आप एक छोटी मोटी हिंसा की वजह से जो है इतना बड़ा मूवमेंट जो उस समय पीक पर चल रहा था, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको जो है आप वापस ले लेंगे तो हमारी आज़ादी जो है वो 10-15 साल और टल जाएगी। और उनका ये कथन जो है बिल्कुल सही साबित हुआ। 1922 के बाद जो है हमें 1947 में जाके आज़ादी मिली थी, तो इसी वजह से हमें आइडियोलॉजी से क्लैश वहां पे देखने को मिला। और 1939 के अंदर फाइनली सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था। Escaped from British house arrest in 1941, disguised as a Pathan and traveled to Germany via Afghanistan and USSR. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जो है रिस्पेक्ट इसीलिए भी और ज्यादा बढ़ जाती है कि उस समय वैसे ही भारत गुलाम देश था और हाउस अरेस्ट में रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उसके बावजूद जो है वो भागने में सफल रहे और जर्मनी जाकर हिटलर से मिलना उस समय पर एक गुलाम देश के इंसान का बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है वो और ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो इंडियन हिस्ट्री में डिजर्व करते हैं। Met Hitler in Germany in 1942 but later moved to Japan for military support. और आजाद हिंद फौज को है जापान और जर्मनी दोनों ने जो है वो सपोर्ट किया था। इसके अलावा अगर आप विकिपीडिया पर जाते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जैसे देखने को मिलेगा अलाइड फोर्सेस के अंदर सोवियत यूनियन देखने को मिलेगा, द यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, यूके और भी जो अलाइड नेशंस में देश थे। दूसरी तरफ ओपोनेंट्स में आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, जापान देखने को मिलेगा, मतलब सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। उस बीच में ओपोनेंट्स के अंदर आपको आजाद हिंद फौज भी देखने को मिलेगी। आजाद हिंद का आपको नाम देखने को मिलेगा जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है लेगेसी को दिखाता है। इतने बड़े बड़े देशों के बीच में आपको आजाद हिंद का मेंशन वहां पे दिखाई देता है। तो ये कुछ लेगेसी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। Formed the Azad Hind Fauj, that is the Indian National Army in INA in 1942 with Japanese and the German support to fight the British. हालांकि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हुआ जिनको हार का सामना जरूर करना पड़ा, बट वहां पर अपनी एक सेना किसी इंसान की बनाना और ब्रिटिश जैसे इतने बड़े एम्पायर के खिलाफ युद्ध करना वही बहुत ज्यादा बड़ी बात है। He allegedly died on August 18, 1945 in a plane crash in Taiwan, but mystery still surrounds his death.
कुछ लोगों का ये मानना है कि वो जो है बच गए थे और उन्होंने जो है एग्जाइल में अपना आगे का जीवन बिताया, वो जो है एक डिबेट का विषय है, यहाँ पे जो है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मोस्ट लोगों का यही मानना है कि 1945 के अंदर प्लेन क्रैश के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है वो निधन हो गया था। बोस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट रैडिकल एंड fearless leaders of India's freedom struggle. अनलाइक महात्मा गांधी जो सिर्फ नॉन वायलेंट चीजों पर ही अटके हुए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से हमें सिर्फ हमारा एक ही मोटिव है, वो है आजादी। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप कीजिए। और नेताजी ने जो है वही ट्राई किया, जहां पे शांति से बात बनी उन्होंने शांति से बात की, जहां पे युद्ध की जरूरत पड़ी उन्होंने युद्ध भी किया। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व, उनके ऐसे पर्सनालिटी होना बहुत बड़ी बात है इंडियन हिस्ट्री के लिए। नेताजी जयंती विच इज ऑन जनवरी 23, उनका जन्म दिवस जो है इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस इन इंडिया। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में हमें क्या देखने को मिला उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम, एंड इट लास्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945। ब्रिटिश ड्रैग्ड इंडिया इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग द इंडियंस, जैसा कि वो हमेशा करते हैं अपनी हर कॉलोनी के साथ। द क्रिप्स मिशन विच वॉज लॉन्च इन 1942, इसके अंतर्गत जो है ब्रिटेन ने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की जो है मांग की थी, बट इससे पहले ही 1929 से ही कांग्रेस बात करी थी सेल्फ रूल की, तो उन्होंने जो है इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था। ब्रिटिश ऑफर डोमिनियन स्टेटस बट कांग्रेस रिजेक्टेड इट। इसके बाद इंडियन नेवल म्यूटनी हमें देखने को मिलती है 1946 के दौरान। इंडिया की जो नेवल आर्मी थी यानी कि जल सेना, उसने जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ म्यूटनी यानी रिवोल्ट कर दिया था। इंडियन नेवल सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड प्रूव्ड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया वाज वीकनिंग दिस म्यूटनी। इस म्यूटनी की वजह से पता चलता है कि जो भी हमारे सेना के लोग थे उस समय पर ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, अगर आपकी सेना ही कमजोर है तो आपका जो है रूल वहां पे वीकन हो रहा है। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है 1939 से 1946 के बीच में। इसके बाद जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस हमें क्या देखने को मिलता है, दैट वाज द प्लान्स फॉर पार्टीशन एंड द कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 से 1947 के बीच में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। डायरेक्ट एक्शन डे विच इज ऑल्सो ऑन August 16, 1946, Muhammad Ali Jinnah called for a Muslim strike leading to violent Hindu-Muslim riots in Bengal and over 5,000 people were killed in communal violence. डायरेक्ट एक्शन डे और माउंटबेटन प्लान के बारे में जो है अगली क्लास के अंदर जब हम पार्टीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे उस दौरान जो है हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये क्या था, द डायरेक्ट एक्शन डे एंड द माउंटबेटन प्लान। फिर भी एक बेसिक आइडिया जो है हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद माउंटबेटन प्लान हमें जून 3, 1947 को देखने को मिलता है। ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। यहीं पे जो है इसी प्लान के अंतर्गत पार्टीशन को जो है वो ग्रांट किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेहरू एंड जिन्ना अग्रीड डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम गांधी। इसके बाद पार्टीशन वायलेंस हमें देखने को मिली, ऑब्वियसली सब जानते होंगे इस बारे में। अगस्त 1947 के दौरान जो आगे 6 महीने और चली थी उस समय पर 15 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड लीडिंग टू द बिगेस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओवर 1 मिलियन पीपल वर किल्ड इन राइट्स बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स। इसके बारे में भी जो है पार्टीशन के दौरान हमें कितनी वायलेंस देखने को मिली, क्या क्या इवेंट्स और देखने को मिले हमें, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर जब हम पार्टीशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ऑब्वियसली August 15, 1947 को हमें इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है। इंडिया बिकेम फ्री बट वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। गांधी फास्टेड टू स्टॉप द राइट्स बट वायलेंस कंटिन्यूड। तो ये जो है हमें 2 सालों के भीतर के इवेंट्स देखने को मिलते हैं 1946 से 1947 के बीच में। यहीं पर हमारा गांधीयन एरा समाप्त हो जाता है। एक बार कंक्लूजन में देख लेते हैं हमें इस एरा के क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं। गांधीज नॉन वायलेंट मूवमेंट्स, revolutionary activities and political events all contributed to India's independence। और उसके अलावा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद and other revolutionaries inspired youth to fight against the British rule। हमें दोनों का जो है एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, महात्मा गांधी का अहिंसा और रिवोल्यूशनरीज का जो है हिंसक अप्रोच, जिस वजह से जो है दोनों की कंबाइंड फोर्स ने हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में जो है सफलता हासिल की थी।
इसके बाद पार्टीशन वॉज द मोस्ट ट्रैजिक इवेंट लीडिंग टू मास किलिंग्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में अगली क्लास में जो है वो चर्चा करेंगे। फिलहाल गांधीयन एरा में हमें इतना ही देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वेयर वॉज द हेड ऑफिस ऑफ द आजाद हिंद फौज लोकेटेड? ऑप्शंस ए रंगून, बी मद्रास, सी लाहौर या फिर डी काठमांडू। तो आजाद हिंद फौज का जो मेन हेड ऑफिस था वो रंगून बर्मा में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मेनली ये बर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है बेस्ड थे। वहीं पे जो है इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश क्राउन रूल से जो है वो युद्ध किया था, इसलिए उनका हेड ऑफिस भी हमें रंगून बर्मा के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ए रंगून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the founder of the Tiger Legion or Free India Legion? Options A भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी विनायक दामोदर दास सावरकर। इसका सही आंसर जो है दैट इज सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने जो है द टाइगर लीजन और द फ्री इंडिया लीजन की जो है वो स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Mahatma Gandhi had started the famous salt march from Sabarmati to Dandi. Dandi is in which district of Gujarat? Options A भावनगर, B नवसारी, C राजकोट या फिर D पोरबंदर। तो दांडी का जो इलाका है हमें नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है गुजरात के अंदर। तो सही आंसर होगा B नवसारी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन हुज सजेशंस वर इंडियंस केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन? ऑप्शंस ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी विंस्टन चर्चिल, सी रैमसे मैकडोनाल्ड या फिर डी लॉर्ड इरविन। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि लॉर्ड इरविन के सजेशन पे इंडियंस को जो है साइमन कमीशन से जो है वो बाहर रखा गया था 1927 के अंदर। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who founded the Union of Depressed Classes? Options A डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी बाबू जगजीवन राम, सी महात्मा गांधी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है बी बाबू जगजीवन राम। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यूनियन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस है तो इसके फाउंडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। सही आंसर है बाबू जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 6 है, The plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War, options India should be granted complete independence, India should be partitioned into two before granting independence, India should be made a republic with a condition that it will join the Commonwealth, या फिर D Indians should be given dominion status। तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने ही क्रिप्स मिशन की जो है 1942 के अंदर इंडिया में ये लेकर आए थे और इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि इंडिया को जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, जिसको कांग्रेस ने जो है वहां पे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि 1929 से ही हमें ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस छोड़कर पूर्ण स्वराज यानी सेल्फ रूल की बात कर रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा डी इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस अंडर द क्रिप्स मिशन। Question number 7. The Pune Pact took place in the year options A 1926, B 1932, C 1935 या फिर D 1942। काफी सिंपल है, हम इससे पहले बात भी कर चुके हैं इसके बारे में कि आप जस्ट आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलता है 1932 के अंदर पूना पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन महात्मा गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके अंतर्गत रिजर्व्ड सीट्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर दी गई थी डिप्रेस्ड क्लासेस को। तो सही आंसर होगा 1932। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? ऑप्शंस ए द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी राउलेट सत्याग्रह, सी अहमदाबाद स्ट्राइक या फिर डी बरदोली सत्याग्रह। यहां पर सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन यूज किया था गांधी जी ने
अहमदाबाद स्ट्राइक के दौरान, जब वो नए नए साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हमें देखने को मिलती है, जिसके दौरान गांधी जी ने भूख हड़ताल को एज अ वेपन यूज किया था। तो उसका सही आंसर होगा सी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु किल्ड सॉन्डर्स टू एवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय? इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। ऑप्शंस, ए वीर सावरकर, बी भगत सिंह, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी राम प्रसाद बिस्मिल। सही आंसर है बी, भगत सिंह जी। ये जो है मारने निकले थे जेम्स स्कॉट को, जो कि उस समय पर एसपी थे जब लाला लाजपत राय जी को जो है लाठी चार्ज के बाद जो है मार दिया गया था, क्योंकि वो साइमन कमीशन के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट सॉन्डर्स को जो है इन्होंने जेम्स स्कॉट समझ के वहीं पर मार दिया था भगत सिंह जी ने। तो सही आंसर होगा बी, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु रिटर्न द नाइटहुड टाइटल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिएक्शन अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसाकर? ऑप्शंस, ए शंकरन नायर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी रामेश्वर सिंह, या फिर डी मोहम्मद अली जिन्ना। उसका सही आंसर जो है दैट इज बी, रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग मैसाकर के तुरंत बाद हमें देखने को मिलता है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उस दौरान जो है जैसे हमने देखा, महात्मा गांधी जी ने अपना केसर हिंद का गोल्ड मेडल और टाइटल जो है वो ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। उसी तरह से एक ऑनरी टाइटल था नाइटहुड का, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। इन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसाकर ब्रिटिश सरकार को जो है वो लौटा दिया था। तो उसका सही आंसर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। आज हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी यहाँ पे समाप्त होता है। हमने बात करी अबाउट ऑल द 3 phases। द फर्स्ट फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉडरेट फेज, विच लास्टेड फ्रॉम 1885 टू 1905। उसके बाद द एक्सट्रीमिस्ट फेज फ्रॉम 1905 टिल द जलियांवाला बाग मैसाकर इन 1919, एंड द फाइनल फेज द गांधीयन एरा फ्रॉम 1919 टू 1947। इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द पार्टीशन, क्या क्या इवेंट्स हमें देखने को मिले। एक बेसिक आइडिया हमने जरूर लिया माउंटबेटन प्लान के बारे में। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में भी अगली क्लास में और डिटेल के अंदर हम बात करेंगे, और उसके बाद बढ़ेंगे टुवर्ड्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।